ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक और शानदार टॉपिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन क्या है यह अभी हम लोग समझेंगे। इससे जुड़े हुए टर्म भी समझेंगे, जैसे मेलूज लॉ है, ब्रूस्टर लॉ है, वह सभी टॉपिक भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में जाते हैं। जब न्यूटन हमें बताए कि लाइट जो है वह छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे करपस्कल्स कहते हैं, करपस्कल्स कहते हैं। और न्यूटन के इस थ्योरी के आधार पर लाइट के कुछ घटना जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन देख पाए हम। लेकिन न्यूटन के इस थ्योरी के आधार पर हम नहीं देख पाए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो एक और साइंटिस्ट आ गए, बाबू हाइगेंस। वह अपना थ्योरी दिए कि लाइट जो है वह मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है बच्चों, जिसे चलने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, और उस मीडियम को वह ईथर मीडियम बताए। वैसे तो इसका खोज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाइगेंस बताए कि लाइट मैकेनिकल वेव है। दूसरा बात यह बताए कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो हाइगेंस के थ्योरी के आधार पर क्या क्या लाइट का फिनोमेना हम दिखा पाए, तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हम लोग बता दिए हैं। लेकिन एक घटना पोलराइजेशन हम नहीं बता पाए। अब देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम आ गया, तो वेव का वाइब्रेशन और प्रोपागेशन के आधार पर वेव को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट आता है बाबू लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें क्या होता है, यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है, वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वह इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, और प्रोपागेट इस डायरेक्शन में वेव होता है। मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वह वेव होता है जिसमें प्रोपागेशन और वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेव आता है बाबू ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है इसको समझो। लाइट जो है, या सॉरी, जो वेव है वह प्रोपागेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। मतलब प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वाइब्रेशन होगा तो वह ट्रांसवर्स वेव है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट इसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वह वेव होता है जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो हाइगेंस तो शुरुआत में बताया कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, लेकिन लाइट एक्चुअली होता है ट्रांसवर्स वेव, और वैसे वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसके बारे में मैक्सवेल बताया। अब लाइट क्या होता है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। तो लाइट है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। यानी हाइगेंस का जो थ्योरी था कि लाइट मैकेनिकल वेव है वह गलत हो गया। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि लाइट जो है, लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन यह है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, प्रोपागेशन यह है, लाइट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो लाइट बनता है दो चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लाइट में दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानोगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इसमें क्या होता है कि लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का डायरेक्शन यह होगा।
ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन यह होगा। मैंने समझो बाबू, ध्यान दो। लाइट चल रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे हाथ दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से मेरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल्स के लाइट बनता है। तो यह होता है ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो होता है वह ट्रांसवर्स वेव होता है, उसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आते हैं बच्चों पोलराइजेशन पे। क्या होता है पोलराइजेशन? तो न्यूटन के अनुसार लाइट का कुछ घटना नहीं देख पाए हम लोग, हाइगेंस के अनुसार बहुत सारा चीज देख पाए, लेकिन पोलराइजेशन नहीं देख पाए। पोलराइजेशन क्या है, इस बात को समझो। पहले अनपोलराइज्ड लाइट वेव क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट वेव क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। देखो, यह डायरेक्शन है, प्रोपागेशन है वेव का, लाइट वेव का डायरेक्शन प्रोपागेशन यह है। इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन ले लिए हम, इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन ले लिए, ठीक। मैंने ऐसे एक प्लेन ले लिया, ऐसे ऐसे प्लेन ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इस प्लेन में वाइब्रेट करता है किसी भी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह किसी भी डायरेक्शन में इस प्लेन में वाइब्रेट करता है। ऐसा वेव को, ऐसा लाइट वेव को अनपोलराइज्ड लाइट वेव कहते हैं। यानी कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव vibrates in any direction, each and every direction, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव वाइब्रेट्स इन एनी डायरेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इसी तरह के वेव को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट वेव कहते हैं। और पोलराइज्ड लाइट वेव क्या कहा जाता है, पोलराइज्ड लाइट वेव क्या कहा जाता है, इसे आप समझोगे। पोलराइज्ड लाइट वेव क्या कहा जाता है, तो इसे समझोगे बच्चों। तो पोलराइज्ड लाइट वेव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव। देखो, हम यह जानते हैं कि लाइट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है। यह बात अभी फिलहाल नहीं पता होगा तो याद रखना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। लाइट जो है उसका प्रोपागेशन के डायरेक्शन में दो प्लेन लेते हैं। ऐसे प्लेन इस तरह वाइब्रेशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह वाइब्रेशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही लाइट का इफेक्ट देता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी कहते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट वेव वह होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर में एक प्लेन चुन लिया, उस प्लेन के हर एक डायरेक्शन ऊपर नीचे दाया बाया, ऊपर नीचे दाया बाया सब जगह पे उस परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। ऐसे लाइट वेव को अनपोलराइज्ड लाइट वेव कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव वाइब्रेट्स इन वन डायरेक्शन ऑफ प्लेन perpendicular to direction of propagation of wave। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान समझना। डायरेक्शन प्रोपागेशन इस तरह है, एक हम प्लेन चुन लेते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वाइब्रेट कर रहा है एक प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि ऐसे, तो सिर्फ ऐसे समझना बात बच्चों। ऐसे अगर वाइब्रेट कर रहा है तो सिर्फ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इन्हीं का ऐसे वाइब्रेट कर रहा था सिर्फ इसी डायरेक्शन में, इन्हीं का ऐसे किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ऐसा नहीं है। जब ऐसे वाइब्रेशन करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, किधर भी करे, तो अनपोलराइज्ड लाइट वेव है।
और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन हो तो उसे हम लोग पोलराइज लाइट वेव कहते हैं। अनपोलराइज लाइट वेव को पोलराइज लाइट वेव बनाने की घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है? वह फेनोमेना है जिसमें अनपोलराइज लाइट वेव बिकम्स प्लेन पोलराइज लाइट वेव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लोगे। ठीक है बाबू, तो पोलराइजेशन के बारे में अब तो तुम बात समझ गए होगे कि क्या है मेरी स्थितियां इसमें। तो देखो ध्यान दो बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन क्या है? तो इट इज दैट फेनोमेना ऑफ लाइट वेव in which unpolarized light wave becomes plane polarized. अनपोलराइज लाइट वेव जो होता है वह प्लेन पोलराइज लाइट वेव होता है। अनपोलराइज लाइट जो होता है प्लेन पोलराइज बन जाता है। ठीक है, और पोलरवायर्ड या पोलराइजर यह इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट which is used to obtain polarized light from unpolarized light wave। अनपोलराइज्ड लाइट वेव से प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव ऑब्टेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसी को पोलरवाइड या पोलराइजर कहते हैं। बहुत पुराना सिलेबस में इसको बाबू डिटेल में पढ़ना था। एग्जाम्पल में भी कुछ नाम याद रखोगे, निकोल प्रिज्म, टॉर्मलाइन क्रिस्टल, यह सब नाम याद रखना। अब इसके बारे में पढ़ना नहीं है सिलेबस में बच्चों। इसमें पोलराइजर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दो, आज के क्लास में अभी तक हम जो बात बताए, न्यूटन जो है वो बताए कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, वो बहुत सारी फिनोमेनाएं लाइट का नहीं दिखा पाया। तो हाइगेंस थ्योरी पर आ गए। हाइगेंस भी बहुत सारे चीज बताए, लेकिन वह गलती बता दी कि मैकेनिकल वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसके आधार पर लाइट का एक घटना जो पोलराइजेशन फिनोमेना शो नहीं कर पाया। तो पोलराइजेशन क्या है उसको पहले पढ़ने के लिए पहले लाइट एक्चुअली क्या है इसको हम समझें। तो लाइट जो होता है वह ट्रांसवर्स वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से अर्थ तक जो लाइट आता है वह बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मीडियम के ही आ जाता है। उसमें लाइट वेव में दो वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। माने अगर इस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद हम लोग पढ़े कि लाइट जो है दो तरीका का, यहाँ पे देखे, अनपोलराइज्ड लाइट वेव और प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव। अनपोलराइज्ड लाइट वेव क्या होता है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर प्लेन के किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बने, किसी भी मतलब ईच एंड एवरी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, और प्लेन पोलराइज में सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होते हैं। और इस घटना को, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदलने के लिए जो फिनोमेना है वही पोलराइजेशन है, और इसके लिए पोलरवाइड या पोलराइजर यूज होता है। अब ध्यान से समझना, ध्यान दो बच्चों। देखो इस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं, इस तरह से हम लोग सिंबल दिए, यह तुम्हारा अनपोलराइज्ड लाइट वेव का सिंबल हो गया। अनपोलराइज्ड लाइट वेव, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे पोलराइजर लगा दिए। पोलराइजर जो है वो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट करता है। इसमें होता क्या है ध्यान दो, यहाँ पे पास एक्सिस होता है,
पोलराइजर जो है इस तरह के मोलिकुलर स्ट्रक्चर का बना होता है कि बहुत सारा जो लाइट इससे टकरा के वापस में चला जाता है और वही लाइट आगे पास होता है जो इसके पैरेलल होते हैं। वही लाइट पास होता है जो इसके पैरेलल होते हैं, जो पास एक्सिस के पैरेलल होते हैं। मतलब यहां से लाइन सुनो, पोलराइजर के पास एक्सिस होता है और वही लाइट वेव पास होते हैं जो पोलराइजर के पास एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ध्यान समझना, मान लो यह लाइट वेव इस तरह का वाइब्रेटेड इंटेंसिटी है और यही पास एक्सिस है, तो पार हो गया। यह ऐसे रहा तो पार नहीं हुआ, रुक गया। ऐसे रहा तो इसका कंपोनेंट पार हो गया। ध्यान दो बच्चों, यह पास एक्सिस अगर यह है तो यह वेव तो पूरा का पूरा पार हो गया, और वेव ऐसे होता तो वह कुछ पार नहीं हुआ। लेकिन वेव ऐसे रहा तो उसका कंपोनेंट पार हुआ। कंपोनेंट पार हुआ यानी कि जो ऐसे सीधा है वो तो टोटल का टोटल पार हुआ, जो ऐसे कुछ पार नहीं हुआ, और जो ऐसे है उसका कंपोनेंट पार हुआ। तो इसलिए कभी भी अनपोलराइज्ड लाइट वेव का इंटेंसिटी अगर I0 है तो पास एक्सिस के बाद आधा इंटेंसिटी जरूर बचता है, I0/2 बचता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्यों आधा बच्चा? क्योंकि ऐसे वाला तो पूरा पार हो गया, सीधा वाला पूरा पार हो गया, ऐसे वाला कुछ पार नहीं हुआ, और जो ऐसे तिरछा था उसका कंपोनेंट पार हो गया। तो टोटल का टोटल आधा यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो पोलराइजर, इसमें अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर हम पोलराइजर को थोड़ा घुमाएं, पोलराइजर को और घुमाएंगे, पोलराइजर इस तरह उसका एंगल घुमाएंगे तो हर स्थिति में आधा पार हो जाएगा, हर एक स्थिति में आधा इंटेंसिटी मिलेगा। मतलब पोलराइजर घुमा के ऐसे कर दोगे और पोलराइजर घुमा के ऐसे कर दोगे तो ऐसा वाला सब पार हो जाएगा, ऊपर वाला सब रुक जाएगा और इसका ऐसा वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर पोलराइजर रोटेट करता हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव पोलराइजर से पास होके प्लेन पोलराइज्ड बन जाता है और आधा इंटेंसिटी मिलता है। पोलराइजर के पास एक पास एक्सिस होता है, उसके पैरेलल लाइट वेव डायरेक्टली पार हो जाते हैं और परपेंडिकुलर लाइट वेव कुछ भी पार नहीं करते हैं, और जो इंक्लाइंड एंगल पे होते हैं उसके कंपोनेंट्स पार करते हैं, इसलिए इंटेंसिटी आधा मिलता है। ठीक है, इफ पोलराइजर इज रोटेटेड, अगर पोलराइजर को हम रोटेट करते हैं देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव बियॉन्ड पोलराइजर रिमेन्स सेम। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, इसमें इसको घुमाओगे तब भी इंटेंसिटी सेम रहेगा। उस स्थिति में यहाँ जो लाइट वेव होगा अनपोलराइज्ड लाइट वेव होगा। और मान लो पहले ही से यह ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पहले ही से प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव पहले ही से है, और यहाँ पर एक पोलराइजर हम लोग लगा दिए, यहाँ पे एक पोलराइजर हम लगा दिए। बात को ध्यान समझना बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम एक पोलराइजर लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम पोलराइजर लगाते हैं तो इसका इंटेंसिटी तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पैरेलल में लगाए हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर इसको रोटेट करके घुमा के इस तरह कर दे तो इसका कुछ सेक्शन नहीं आएगा। इफ पोलराइजर इज रोटेटेड देन इंटेंसिटी बियॉन्ड पोलराइजर डिक्रीजेस टू जीरो। धीरे धीरे घटते घटते जब 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो जीरो तक घट जाएगा, डिक्रीजेस टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है बच्चों कि अब यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि कैसे जानोगे कि इधर का लाइट प्लेन पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है। तब पोलराइजर रखेंगे, उधर तो प्लेन पोलराइज ही मिलने वाला है। और अगर पोलराइजर को घुमाते घुमाते 90 डिग्री रोटेट कर दें, इंटेंसिटी कुछ नहीं बदला, तो इधर जो लाइट वेव है वो अनपोलराइज्ड लाइट वेव है। और अगर घुमा के ऐसे कर दिए तो इसका कुछ सेक्शन उधर नहीं जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा।
तो उस स्थिति में इधर जो लाइट वेव है वह प्लेन पोलराइज लाइट वेव है। पूरा फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनो। पोलराइजेशन क्या है? तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई मीडियम उसको नहीं चाहिए चलने के लिए। उसमें दो वेव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। एक अनपोलराइज लाइट वेव होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ठीक है। और प्लेन पोलराइज लाइट वेव होता है कि इसमें प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर प्लेन पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का फेनोमेना ही पोलराइजेशन है और इसे करने के लिए पोलराइजर या पोलरवाइड इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। पोलराइजर या पोलरवाइड के पास एक्सिस होता है और पास एक्सिस के पैरेलल्स सभी वेव्स डायरेक्टली पार कर जाते हैं और परपेंडिकुलर कुछ भी पार नहीं होता है और जो कुछ एंगल पर होता है उसका कंपोनेंट पार होता है। यानी कि किसी भी स्थिति में कंप्लीट अनपोलराइज लाइट का आधा जरूर इधर पास हो जाएगा, तो पोलराइजर के इधर आधा जरूर मिल जाएगा। इसको घुमाओगे भी तो आधा पार होगा। कैसे? अब जाने का आधा, अरे बाबू घना भरा हुआ है तो ऐसे में आधा गया, ऐसू कर दोगे तो आधा, ऐसे वाला सब आधा पार हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में इसको पोलराइजर घुमाने से इंटेंसिटी नहीं घटने वाला है। और यहाँ पे पोलराइजेशन अगर ऑन प्लेन पोलराइज लाइट है और इधर पूरा का पूरा मिल गया तो इसको घुमाओगे तब उसका कंपोनेंट पार होने लगेगा। क्योंकि अब देखो ऐसे है, अब पोलराइजर ऐसे हो जाएगा तो इसका कंपोनेंट ऐसे वाला कंपोनेंट पार होने लगेगा तो कुछ कम पार होगा। फिर घुमाओगे तो और कुछ कम होगा। ऐसे घुमाते जाओगे 90 डिग्री कर दोगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इधर अनपोलराइज लाइट है या प्लेन पोलराइज लाइट है, इसे जानने के लिए हम पोलराइजर को रोटेट करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसे हटाते हैं, नोट कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोलराइजेशन क्या है, कंप्लीट नॉलेज तुम्हें दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ध्यान दो। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स का एक और क्लास बचता है जिसमें रिजॉल्विंग पावर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फ्रेस्नेल डिस्टेंस और डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट बचे रहते हैं। उसके बाद मेरा वेव ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही शानदार क्लास गया है। रे ऑप्टिक्स, एटम न्यूक्लियाई, इतनी चीजें पढ़ा दिए गए हैं। वेव ऑप्टिक्स के बाद अगला चैप्टर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और इसके बाद हम लोग फिर एंट्री करेंगे पार्ट 1 फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ध्यान दो। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक अनपोलराइज लाइट है, बढ़िया समझना बच्चों। एक अनपोलराइज लाइट वेव है। यहाँ पे एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल हम रख दिए। टॉर्मलाइन क्रिस्टल जो है वह क्या करता है, तो पोलराइजर का काम करता है। तो यहाँ पे जो लाइट वेव हमें प्राप्त होंगे उसका वह जो है प्लेन पोलराइज कर देगा। अनपोलराइज लाइट, टॉर्मलाइन क्रिस्टल जिसे पोलराइजर कह रहे हैं, वह अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदल देगा। इसके पैरेलल में ही एक और टॉर्मलाइन क्रिस्टल रखते हैं तो यह फिर उस इंटेंसिटी तो बदलेगा नहीं, जो आया उसका प्लेन पोलराइज लाइट के पैरेलल में अगर पोलराइजर रखोगे तो पूरा का पूरा पैरेलल पास हो जाएगा। नहीं, पास एक्सिस इसके पैरेलल है, ठीक है बच्चों। अगर यही घटना क्या किया जाए कि यहाँ पे टॉर्मलाइन क्रिस्टल है और यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है। पास एक्सिस के पैरेलल में जो लाइट वेव्स हमें प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ पे टॉर्मलाइन क्रिस्टल को हम कुछ एंगल पर अगर रोटेट कर देते हैं तो इधर इंटेंसिटी जो है घट जाता है, क्योंकि अब जो है यह पास एक्सिस हो गया और इसके कंपोनेंट ऐसे थे। देखो इसका इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट घट जाएगा ना। कोई भी चीज का कंपोनेंट अपने एक्चुअल वैल्यू से तो कम ही होगा, तो वैल्यू कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। और यही 90 डिग्री कर दोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह फेनोमेना हमें यह बता रही है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है। क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता
लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो इंटेंसिटी हमेशा रिमेन सेम रहता, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन के साथ साथ चल के आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमसे कोई बोला कि बताओ एक्सपेरिमेंटली कि लाइट जो है वह ट्रांसवर्स नेचर है, तो यही एक्सपेरिमेंट तुम सेटअप बता सकते हो कि एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल से पार हुआ तो अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज्ड बन गया, और दूसरे टॉर्मलाइन क्रिस्टल से पास हुआ तो उसको रोटेट करने पे इंटेंसिटी घट गया। यह घटना हमें यह बताया कि पास एक्सिस के कंपोनेंट से पार हो रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर में होंगे तभी ना कंपोनेंट टूट टूट के आ रहा है, इसलिए लाइट जो है वह ट्रांसवर्स नेचर का है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को तो तुम सीख गए होगे। अब इसके बाद हमारा आगे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो बच्चों कि इधर एम्पलीट्यूड लाइट वेव का ए है, ठीक, और यहां पे एक पोलराइजर है जो थीटा एंगल पर है, तो ए का कंपोनेंट इधर मेरा क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, ए कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। देखो अगर मेरा यह ए है और इसका थीटा एंगल पे कंपोनेंट लोगे तो यह ए कॉस थीटा होगा, यह क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। समझना, तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई ले लिए तो आई होता है के ए स्क्वायर, यहाँ इंटेंसिटी आई डैश लिए तो के ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर को आई ले लिए तो आई कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। इसी थ्योरी को मतलब कि अगर पोलराइजर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, अगर पोलराइजर जो है वह थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो इंटेंसिटी, नया इंटेंसिटी मेरा आई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ध्यान दो, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, बहुत ध्यान समझना, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट वेव है। एक पोलराइजर लगाओगे पास एक्सिस के पैरेलल में, सभी वेव्स ऑब्टेन हो जाएंगे, सभी वेव्स ऑब्टेन हो गए। यहां पे प्लेन पोलराइज्ड हो गया, प्लेन पोलराइज्ड हो गया बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड, इसका इंटेंसिटी आई नॉट मान लिए। यहाँ पे एक और पोलराइजर लिए जो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब यहाँ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगा कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगा। जो वाइब्रेशन का इसी तरफ से ना आएगा बच्चों, तो एम्पलीट्यूड ही कम हुआ तो इंटेंसिटी कम होगा, तो आई डैश बराबर होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इफ थीटा बराबर एंगल बिटवीन टू पोलराइजर, अगर थीटा जो है एंगल बिटवीन टू पोलराइजर है, एंगल बिटवीन टू पोलराइजर है, आई नॉट जो है इंटेंसिटी बियॉन्ड फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड फर्स्ट पोलराइजर, पहले पोलराइजर के बाद यह है, तो आई डैश क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड सेकेंड पोलराइजर। तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग मैलूज ला कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैलूज ला, या मैथमेटिकली ही एक्सप्रेस होता है। इसी तरह मैलूज ला लिखने के लिए अगर आ गया तो इसी तरह लिखोगे मैलूज ला कि एक अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है। अगर इसका आई नॉट है तो इसका 2 आई नॉट होगा, वो बात का बात है, यह आधा हो जाता है। ठीक है, यह आई नॉट है, और इस एक और पोलराइजर है जो इससे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो जो नया इंटेंसिटी होगा आई डैश वह आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यही तुम्हारा मैलूज ला है कि पोलराइजर के बीच में एंगल होने से मेरा इंटेंसिटी घट जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, पोलराइजर के बीच में एंगल दे देगा और फिर पूछेगा बच्चों कि पोलराइजर के बीच में एंगल दे दिया, फिर पूछेगा तुमसे कि नया इंटेंसिटी क्या हो गया। बना दोगे, उम्मीद करते हैं या कंप्लीट तुम बना लोगे। ठीक है, तो मैलूज ला पे इस तरह क्वेश्चन आता है। प्रूफ के लिए हम इधर ऊपर भी चीजों को समझाए भी है, तो मैलूज ला लिख लेना इतना पूरा बात। ठीक है,
इसको नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेडुजिला का। आगे बढ़ाते हैं इसे। देखो बहुत ही शानदार टॉपिक है, लेकिन थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, सब कुछ सीख जाओगे। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है। देखो एक अनपोलराइज लाइट है, बढ़िया समझना, बढ़िया से प्यार से समझो। देखो वेव ऑप्टिक्स में जो जो सेक्शन हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, थोड़ा मेहनत करके तुम लोग पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करो, हाइजेंस प्रिंसिपल लिखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में जो आई बराबर I1 प्लस I2 जोड़ के निकाले थे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, फिर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फिर तुम्हारे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या सभी जो चीजें हम तुम्हें बताएं उसमें न्यूमेरिकल्स कराएं, फिर तुमको डिफ्रैक्शन के क्लास दिए, वो भी बहुत शानदार क्लास दिए थे। फिर उसके बाद हम तुम लोग को बताए पोलराइजेशन, या सभी चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। पूरा वीडियोज कंप्लीट करने के बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से उठा के थ्योरी को रीडिंग कर लोगे। वैसे नीड नहीं है, बोर्ड के लिए सफिशिएंट पढ़ाई पढ़ा दिए हैं बच्चों, जरूर लिख के आओगे बोर्ड में, तो मार्क्स स्कोरिंग पढ़ाई पढ़ाया गया है। ध्यान दो, यहाँ I0 है, यहाँ एक पोलराइजर है, ध्यान समझना, यहाँ एक पोलराइजर है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या होगा I0/2। फिर यहाँ पे एक पोलराइजर है जो 45 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पे I' बराबर होगा I0 cos स्क्वायर, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब इधर I0/2 है और cos स्क्वायर 45 डिग्री, I0/2 1/√2 का स्क्वायर, यानी मिल गया क्या I0/4। अब यहाँ से स्टार्ट से 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है, इन दोनों के बीच फिर 45 डिग्री है, तो यहाँ फिर इंटेंसिटी क्या हो जाता है I' cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो I' का मान आया है I0/2 1/√2 का स्क्वायर, I0/8। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और मान लो क्वेश्चन ने दिया कि इसके बीच एंगल थीटा दे दिया, इसके बीच 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया, तो कैसे बनेगा, कैसे लाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी उम्मीद करते हैं बच्चों तुम लोग बना जरूर लोगे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है इस पे, पोलराइजेशन पे। अब सब कुछ बता दिए तो भी बता के कंप्लीट करते हैं। ध्यान समझना, वीडियोज बार बार देखो, रिपीट करो, मेहनत करो, तो ही चीजों को बाबू सीख पाओगे। बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो अंत तक देखा करो, रिपीट किया करो, सभी चीजों को सीखो। देखो ब्रूस्टर्स लॉ, ध्यान दो बच्चों। अनपोलराइज्ड लाइट वेव है, वह इंटरफेस ऑफ टू मीडियम पे पड़ता है, दो मीडियम के इंटरफेस पर पड़ता है। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, या रिफ्लेक्टेड वेव हो गए, और यह हो गया रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो यह रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा वह प्लेन पोलराइज होगा। यह ब्रूस्टर लॉ है, याद रख लेना। ठीक है, इफ unpolarized light wave incident on interface of two mediums, then some waves get reflected and some gets refracted। कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ रिफ्रैक्ट कर गया। इफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव एंड refracted wave is 90 degree, then reflected wave
wave becomes plane polarized, ठीक है बच्चों। यहां पर इसका मीडियम म्यू मान लिए, इधर एयर मान लेते हैं 1, इधर एयर मान लेते हैं 1, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान दो, आईपी हो गया या आईपी हो गया, या जितना एंगल पे इंसिडेंट करता है उतना ही पे रिफ्लेक्ट करता है, यह हो गया आर। इसको हम लोग पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, क्योंकि पोलराइज करा दे रहा है ना इसको, इसीलिए इसको पोलराइजिंग एंगल या इसे ब्रूस्टर्स एंगल भी कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल। आर मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिगर तुम देख रहे हो यहां पे आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर 180 डिग्री हो गया। तो आर हो गया 90 डिग्री माइनस आईपी, आर का वैल्यू हो गया 90 डिग्री माइनस आईपी। अब इधर बाबू मिटा देते हैं, ध्यान दो, इसको मिटाते हैं, ध्यान पूर्वक समझो। बोर्ड में बहुत आता है, ब्रूस्टर लॉ, मेलूज लॉ, पोलराइजेशन बहुत बोर्ड में पूछता है बच्चों। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू बराबर साइन आईपी बाई साइन आर लिखेंगे। साइन आईपी साइन 90 डिग्री माइनस आईपी, साइन आईपी कॉस आईपी, तो म्यू बराबर आ गया tan आईपी। इसी को बच्चों ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, आईपी दे देगा म्यू पूछेगा, या म्यू दे देगा आईपी पूछेगा। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है बच्चों। क्या दे देगा कि दोनों मीडियम में स्पीड दे देगा, तो स्पीड पता रहेगा तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लेंगे तो आईपी पूछेगा। मतलब बाकी सेक्शन से मिक्स करके। तो मेलूज लॉ आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है और ब्रूस्टर लॉ म्यू बराबर tan आईपी होता है। तो आज के क्लास में अनपोलराइज्ड लाइट वेव, पोलराइज्ड लाइट वेव, पोलराइजर, पोलराइड, पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर के हेल्प से कैसे पहचानेंगे, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट से कैसे बताएंगे, मेलूज लॉ क्या है, कैसे आया था, ब्रूस्टर लॉ क्या है, यह बात बताए। सभी चीजें आज पोलराइजेशन का एक ही वीडियोज में पूरा पोलराइजेशन बाबू बता दिए। तो अभी तक के जो भी वेव्स गए हैं अब देखते हैं। रिफ्लेक्शन बता दिए, रिफ्रैक्शन बता दिए, इंटरफेरेंस बता दिए, डिफ्रैक्शन बता दिए, पोलराइजेशन बता दिए। तो यही लाइट के फिनोमेना थे वेव के टर्म में। इसके पहले रे ऑप्टिक्स का शानदार क्लासेज गए हैं, उन्हें कंप्लीट करो और वीडियोज को बाबू देखो, मेहनत करो, जरूर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।